हसीन दिलरुबा। मूवी की शुरुआत में नदी में एक आदमी तैर कर जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रानी नाम की लड़की रोड पर कुछ कुत्तों को मीट खिला रही है। तभी उसके पीछे एक जोर का धमाका होता है। जिस घर में धमाका हुआ था वह उसी का घर होता है, इसलिए वो वहाँ जाती है। धमाका शायद सिलेंडर फटने की वजह से हुआ था। तब रानी देखती है कि वहाँ एक कटा हुआ हाथ पड़ा है जिसमें रानी नाम लिखा है। ये हाथ उसी के पति का है। ये देखकर रानी रोने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। कांस्टेबल किशोर को बताता है कि जो आदमी मरा है उसके सिर पर वार करके पहले ही मार दिया गया था, इसलिए ये हादसा नहीं मर्डर का केस हुआ। इसलिए इंस्पेक्टर किशोर का शक पूरी तरह से मरे हुए आदमी रिशु की पत्नी रानी पर जाता है। अब सीन 6 महीने फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें रिशु को दिखाया जाता है। रिशु और उसकी पूरी फैमिली लड़की देखने जा रहे होते हैं। जब वो लड़की के घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं, रानी ही है। रिशु की मम्मी लड़की के बारे में पूरी जांच पड़ताल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी चुपके से रिशु को देख रही होती है। तभी रानी की मासी आती है और उसे कहती है कि लड़का तो काफ़ी डिसेंट है, तुम्हारे बाकी बॉयफ्रेंड से तो अच्छा ही है। इस पर रानी कहती है कि हाँ, लड़का तो बहुत सीधा साधा ही लग रहा है। अब उसकी मासी बाहर जाकर रिशु से कहती है कि रानी तुम्हें किचन में बुला रही है। रिशु किचन में जाता है। रिशु तो कुछ बोलता नहीं, इसलिए रानी ही बात शुरू करती है। वो कहती है कि उसने लिटरेचर से पढ़ाई कर रखी है, टाइम पास के लिए सैलून में काम करती है, उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। फिर कहती है कि क्या आपने दिनेश पंडित की किताबें पढ़ी हैं? वो छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करवा देते हैं और पता भी नहीं चलता। रिशु उससे कहता है कि उसने उनके बारे में नहीं सुना, पर वो अब जाकर उनकी किताब जरूर पढ़ेगा। रानी अब उससे उसके हॉबीज़ पूछती है तो वो बताता है कि वो इंजीनियर है और घर के सामानों को ठीक करना उसे बड़ा पसंद है। तो रानी उसी बात पर उसे किचन का खराब पंखा ठीक करने को कह देती है। अब रिशु की माँ परेशान हो रही थी कि वो किचन में क्या कर रहा है, तो वॉशरूम के बहाने जाकर देखती है। वो देखती है कि उनका बेटा उसके घर का पंखा ठीक कर रहा है। रिशु को रानी पसंद आ गई थी और अब वो उससे ही शादी करना चाहता था, पर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जो सीन उसने किचन में देखा था उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आगे क्या होगा। अब रिशु उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो अपने सपनों में उसे इमेजिन करने लगता है। वो रानी की फेवरेट क्राइम नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की किताब ही लाकर पढ़ता है। वो अब चश्मे के बजाय कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेता है और जा कर के रानी का नाम अपने हाथ पर भी गुदवा लेता है। थोड़ा नानुकुर करने के बाद उसकी माँ भी शादी के लिए राज़ी हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन फिर प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि रानी पुलिस स्टेशन में है और इंस्पेक्टर किशोर उससे पूछताछ कर रहे हैं। रिशु की मौत के 2 महीने बीत चुके थे। वो रानी से सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं। अब सीन फिर फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि रानी शादी करके रिशु के घर में आ चुकी होती है। नई दुल्हन के आने पर घर में जैसे जश्न का माहौल होता है, रानी को वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। अब रानी समझ जाती है कि रिशु कुछ ज़्यादा ही सीधा साधा आदमी है। उस रात उन दोनों के बीच बिना कुछ हुए ही रानी सो जाती है। अगली सुबह वो लेट से उठकर बाहर आती है। वो चाय मांगती है तो रिशु चाय बनाने के लिए उठकर जाने लगता है। मम्मी उसे जाने से मना करती है और वो रानी से कहती है कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई होने वाली है, इसलिए अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े तल दो। इस पर रानी कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। रिशु की मम्मी कहती है कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। इस पर रानी कहती है कि माँ ने तो यूं ही कह दिया होगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में झड़प हो जाती है। तब रिशु खुद ही उठकर चाय बनाने चला जाता है। अब रात में रानी रिशु को रिझाने के लिए सेक्सी सा कुछ पहन करके आती है, पर रिशु उसे देख करके नर्वस ही हो जाता है। तब रानी रिशु से पूछती है कि क्या मुझसे पहले भी शादी के लिए किसी लड़की को देखा था? तब रिशु बताता है कि हाँ, इससे पहले भी मैंने एक लड़की को देखा था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसे इटालियन खाना भी बनाना आता था।
रानी का कुछ और ही मूड था, पर ऋषि को उस लड़की की तारीफ करते देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब ऋषु बाथरूम में जाकर के छुप के बैठ जाता है। अगले दिन सुबह ऋषु देखता है कि माँ ने पूरे घर को सर पे उठाया हुआ था। रानी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, इसलिए उसने ऋषु के पापा के बाल कलर कर डाले थे। इसलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा भड़कती हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लड़की कामकाजी होगी, घर संभालेगी, लेकिन उसे पार्लर के काम के अलावा और कुछ भी काम नहीं आता था। अब रात में दारू की महफिल बैठती है, जिसमें ऋषु का दोस्त अफजर और उसके पिताजी शामिल होते हैं। अफजर उसे एडवाइस देता है कि तुम अब अपनी वाइफ को कंट्रोल में लाओ, थोड़ा कामकाजी बनाओ, सुबह नाश्ता मांगो, यही सब चीज़ें करो, यही तो अरेंज मैरिज में होता है। वहीं रानी की मम्मी और मासी रानी को एडवाइस देती है कि तुम ऋषु को थोड़ा और रिझाओ, अपना पल्लू गिरा करके उसे अपने कंट्रोल में लाओ। अब ऋषु और रानी अपने अपने फैमिली मेंबर के बातों पर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऋषु जब रानी से कुछ भी बोलने जाता तो रानी जानबूझ करके अपना पल्लू गिरा देती है। ऋषु उसके दिल की गहराई देखकर बिना कुछ बोले ही वापस चला आता है। इत्तेफाक की बात ये थी कि जब जब रानी ऐसा करती थी, मम्मी जी उसे देख लेती थी। ये सब देख करके मूवी में काफ़ी हंसी आती है। अब ऋषु का दोस्त उसे सलाह देता है कि अब तुम्हें रानी को रिझाना चाहिए, वो जो खुशी चाहती है तुम्हें वो खुशी उसे देनी चाहिए। अब इस बात को ऋषु मान जाता है और घर जाकर तैयार होकर रानी को रिझाने के लिए बैठ जाता है। रानी को भी यही सलाह मिला था, इसलिए वो भी यही करती है। अब उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, पर ऋषु ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। रानी का मूड इससे खराब हो जाता है और वो नाराज़ होकर के सो जाती है। कुछ देर बाद ऋषु उठ करके वॉशरूम चला जाता है। तब रानी की मम्मी का फ़ोन आता है और वो पूछती हैं कि कुछ हुआ या नहीं। इस पर रानी बताती है कि ऋषु एकदम फुस रॉकेट निकला, फूटने से पहले ही ख़त्म हो गया, उसके बस का कुछ भी नहीं। यही सब बातें ऋषु बाथरूम में खड़ा सुन लेता है। ऋषु को ये सारी बातें सुनकर बहुत हर्ट हुआ था, इसलिए वो रानी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। रानी उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में उससे पूछ ही लेती है कि बात क्या है, वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। तब ऋषु उसे बता देता है कि उस दिन उसने सारी बातें सुन ली थी और उससे पूछता है कि आपको कैसा लड़का चाहिए था। तब रानी बताती है कि उसे जो स्मार्ट हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और ऐसे ही बहुत सारी क्वालिटीज़ बताती है। इस पर ऋषु कहता है कि आपको एक नहीं 4-5 लड़कों वाली क्वालिटी चाहिए, एक लड़के में इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं मिल सकती। तब रानी कहती है कि एक लड़के में कम से कम 2-3 तो क्वालिटी होनी ही चाहिए। इसके बाद ऋषु उससे कहता है कि बॉस ने MBA की कोचिंग लगा दी है, इसलिए ऑफिस के बाद मैं वहीं जाऊंगा। आपको जैसा लड़का चाहिए था वैसा नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। इसके बाद से उन दोनों में दूरियां बढ़ती चली जाती है, उन दोनों में बात होना बिल्कुल बंद हो जाता है। एक दिन रानी देखती है कि ऋषु किसी लड़की से बात कर रहा होता है। इस पर रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहीं वो ऋषु को उल्टा सीधा बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में एक नया लड़का आया होता है। ये ऋषु की मम्मी के बहनोई का भांजा होता है, जो कि कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया होता है। इस लड़के का नाम नील होता है। रानी उससे मिलती है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। नील टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग करवाता था। उसे यहाँ रहकर धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि ऋषु और रानी की बिल्कुल नहीं बनती। रानी को जैसा लड़का चाहिए था, नील बिल्कुल वैसा ही लड़का था, इसलिए रानी नील की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रानी कभी किचन में काम नहीं कर रखी थी, पर वो नील के लिए चाय बनाकर ले जाती है। इसके बाद नील उसे उसके हाथों का बना हुआ खाने का इच्छा जताता है। इस पर रानी उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। ऋषु ये सब देखकर सोचता है कि शायद रानी उसे बनाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। वहीं मम्मी जी ये सब करते देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। एक दिन रानी जब किचन में काम कर रही होती है, तब वहाँ नील आता है और उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके चला जाता है। इस पर रानी उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि तुम दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। पर नील रानी को अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। अब नील मटन खाने की इच्छा जताता है। रानी प्योर वेजिटेरियन थी, पर वो नील के लिए मटन बनाने को तैयार हो जाती है। मम्मी जी घर में मटन बनाने को राजी नहीं होती,
तब रिशु उसे एक अलग किचन देता है उसे मटन बनाने के लिए। रानी खुशी से मटन बनाकर लाती है। तब मम्मी बताती हैं कि रिशु को बाद में खिला देना, नील तो अचानक से सामान पैक करके चला गया है। अब ये सुनकर रानी शॉक हो जाती है, वो ऐसे कैसे चला गया। उसे समझ आता है कि गया नहीं है, वो भाग गया है। रात में रिशु घर आता है, रानी उसे मटन खिलाती है। रिशु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब रानी ने उसके लिए बनाया है। तब रानी उसे बता देती है कि वो ये मटन नील के लिए बनाई थी और उससे प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो उससे छोड़ कर के भाग गया। ये सब सुन कर के रिशु तब कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, खाने में पड़ा होता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पर ये जानने के बाद वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो अब कॉन्टैक्ट लेंस हटाकर चश्मा लगाकर अपने रूप में आ जाता है और नील से मिलने के लिए नोएडा चला जाता है। जब नील उसे दिखता है तो वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के गुस्से में नील पर हमला कर देता है। वो नील को मार नहीं पाता, पर नील उसे बहुत मारता है। जब रिशु घर वापस आता है तो रानी उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर रिशु बताता है कि वो नील से मिलने गया था और वो उससे पिट करके आ रहा है। रानी जो कुछ भी की होती है उसके लिए माफ़ी मांगती है, पर रिशु उससे कहता है कि तुम घर से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरे दिन रानी जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर खड़े होकर के रिक्शा रोक रही होती है, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा होता। तभी वहाँ कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और रानी को छेड़ने लगते हैं। वहाँ रिशु आकर के उसे अंदर जाने को कह देता है। वो सारे लड़के नील के ही दोस्त थे, इसलिए वो नील का नाम लेकर के उस रिशु को भी चिढ़ाने लगता है। रानी देखती है कि उसके चक्कर में रिशु इतना सब कुछ सह रहा था। उसके प्यार को देखकर वो पिघल जाती है और फैसला करती है कि वो घर में ही रहेगी और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। रानी को देख देख करके रिशु के मन में नील और रानी के इंटीमेट होने का ख्याल बार बार आने लगता है, इसलिए वो रानी से इसका बदला लेने का सोचता है। अगले दिन सुबह जब रानी सीढ़ियों से उतर रही होती है तो वो गिर जाती है। रिशु ये सब देख रहा होता है, पर वो उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं जाता। जब रानी उठकर देखती है तो वो देखती है कि सीढ़ियों पर पेपर सोप पड़ा होता है, जिसे देख करके लग रहा था कि उसे जानबूझकर गिराने की साजिश की गई हो। अब रानी रिशु के पर्स में कुछ पैसे निकालने जाती है तो वो देखती है कि रिशु के पर्स में पेपर सोप पड़ा होता है। तब उसे समझ आता है कि ये चीज़ रिशु ने ही की थी। रिशु के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। रानी ने जो किया था वो उससे उसका बदला ले रहा था। वो ऐसे ही रानी के साथ कुछ न कुछ करता रहता था और उसे चोट पहुंचाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। रानी को पता था कि वो भले ही ऐसा कर रहा है, पर वो उससे प्यार भी बहुत करता है, इसलिए वो ये सब कुछ चुपचाप सह रही होती है। एक दिन छत पर रिशु दारू पार्टी कर रहा होता है। तब रानी वहां आकर उससे कहती है कि ऐसे ही धीरे धीरे तड़पाने से अच्छा है कि तुम मुझे जान से ही क्यों नहीं मार देते। वो छत की बाउंड्री पर जाकर खड़े हो जाती है और उसे धक्का देकर एक बार में ही मार डालने को कहती है। ऋषि उसके पास जाता है पर उसे धक्का नहीं देता, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके साथ कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो उसको इतना चोट नहीं पहुंचा सकता। रानी रो रो कर उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। ऋषि को एहसास होता है कि रानी को रियलाइज़ हो गया है कि सच में उसकी गलती थी, इसलिए ऋषि उसे माफ़ कर देता है। अब धीरे धीरे उन दोनों में करीबियाँ आने लगी थी। उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। एक दिन वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तभी वहाँ एक बाइक वाला आता है और उनकी कार से टकराता है, जिसकी वजह से उनके कार का शीशा टूट जाता है। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि नील होता है। रानी उसकी शक्ल देख करके काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कार से निकल करके उसका भी बाइक का शीशा तोड़ देती है। नील रिशु से कहता है कि मेरे बाइक पर जगह खाली हो गई है, तो रानी से पूछ लो कि शायद वो बैठना चाहे। ये सुन करके रिशु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी भगाकर नील का पीछा करने लगता है। रानी उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दोनों देखती है। वो देखती है कि रिशु भले ही सीधा आदमी था, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। रिशु गाड़ी भगाता है और नील को ठोकने लगता है, पर कैसे भी करके नील भागने में कामयाब हो जाता है।
रिशु की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो मैकेनिक के पास गाड़ी बनवाने के लिए जाता है। तब वहाँ रिशु और रानी की बातचीत होने लगती है और उसी बीच उन दोनों बीच काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि पुलिस वाला उसके घर के पास में पूछताछ करने गई होती है। घर की पड़ोसन ने उसे बताया था कि पहले घर में नील गया था और उसके बाद फिर रिशु घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर बाद रानी बाहर निकल कर के आई थी। फिर रानी एक बच्चे को रिशु को दरवाज़ा बंद करने को बोलती है, पर बच्ची दरवाज़ा जब बंद करने को बोलने जाती है तब नील ने दरवाज़ा बंद कर लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ करने के लिए वहां खड़े एक रिक्शा वाले को बुलाता है। रिक्शा वाला बताता है कि वही रानी को मार्केट ले गया था और वो फिर वहां वेट करता है और वही रानी को वापस लेकर आता है। वो उतरने के बाद कुत्तों को मीट खिलाने लगी थी और तभी वहां पर धमाका हो गया। इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सच क्या है। तभी उसे एक कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है, एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाई पड़ता है कि एक लड़का नदी में कूदकर तैर के भाग रहा है। ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इंस्पेक्टर को समझ आता है कि वो नील है जो रिशु को मार करके भागा है। तभी वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम 2 महीने से इस केस में लगे हुए हो, तब भी खूनी को नहीं पकड़ पाए, इसलिए अब मैं तुम्हें दूसरे केस में लगा रहा हूँ। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उसे और 2 दिन का टाइम चाहिए, इस 2 दिनों में और वो खूनी को ज़रूर पकड़ लेगा। सीनियर ऑफिसर उसे 2 दिन का टाइम दे देते हैं। इंस्पेक्टर वीडियो जाकर के रानी को दिखाता है और पूछता है कि नील कहाँ पर है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। इंस्पेक्टर को लगता है कि वो ऐसे नहीं बताएगी और उसे जेल में ले जाकर खुद मारते पीटते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अब इंस्पेक्टर उसे छोड़ देने को बोलता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो लाई डिटेक्टर लगाकर पूरा सच पता लगा लेगा। रानी को अगले दिन लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो उससे पहले वॉशरूम जाने के लिए बोलती है। वॉशरूम में जाकर वो अपनी चप्पल में एक कीला घुसा देती है जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है। लाई डिटेक्टर हार्ट बीट को मेज़र करके सच और झूठ का पता लगाता था, लेकिन हार्ट बीट पहले से ही तेज होगी तो कुछ भी पता नहीं चलता। कील के चुभने से रानी को दर्द हो रहा था, इसलिए रानी की हार्ट बीट तेज थी। अब रानी का टेस्ट स्टार्ट होता है। अब सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए होते हैं और उस दिन ऋषि को कुछ दोस्त आने वाले थे, इसलिए रानी ऋषि को इंतज़ाम करने के लिए कुछ सामान लाने के लिए जाने को कहती है। ऋषि सामान लाने के लिए जाता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि रानी और नील एक दूसरे से बात कर रहे थे। रानी ऋषि से कहती है कि ये बस मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आया है। तब ऋषि रानी को बाहर जाने के लिए बोल देता है और रिन से वो खुद ही बात करने लगता है। रानी वहाँ से सामान लाने के लिए निकल जाती है और रानी मीट शॉप पर जाकर के मीट लेकर आती है। वापस आकर वो कुत्तों को मीट खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। जब वो अंदर जाके देखती है तो वहाँ ऋषि का हाथ कट के पड़ा होता है। लाई डिटेक्टर कुछ भी पता नहीं लगा पाती। तब डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि रानी की हार्ट बीट पूरे टाइम फास्ट ही थी, इसलिए वो सच और झूठ का नहीं पता लगा पाए। अब मैं उससे ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें हाँ या ना में ही सिर्फ जवाब देना होगा। तभी डॉक्टर देखता है कि रानी लंगड़ा कर चल रही है। उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रानी का चप्पल खुलवा कर देखता है तो देखता है उसके अंदर कील थी। अब वो फिर से रानी से सवाल पूछता है कि वो ऋषि को मारी है या नहीं, जिसमें वो ना में ही जवाब देती है। इस बार फिर लाई डिटेक्टर कुछ पता नहीं लगा पाता। सीनियर ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को जो 2 दिन की मोहलत दी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अब तक क्लियर नहीं हो पाया था कि मर्डर किसने किया है, रानी ने किया है या फिर किसी और ने। तो ऑफिसर अब उसे इस केस से हटा देते हैं और दूसरे केस में लगा देते हैं। हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे एलिगेशन हटा दिए जाते हैं और इसका केस की फाइल भी बंद हो जाती है। इस इंस्पेक्टर के दिमाग से इस केस का भूत नहीं उतरा था क्योंकि वो इस केस को कुछ पर्सनली ले लिया था। अब 5 साल बीत जाते हैं पर तब भी इंस्पेक्टर पता नहीं लगा पाता कि खूनी कौन है। अब उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया
दिया गया था, तो वो ट्रेन से वहीं पर जा रहा था। तभी उसे बुक स्टॉल में वो नॉवल दिखती है जिसे रानी पढ़ा करती थी। इंस्पेक्टर उसे पढ़ने के लिए खरीद लेता है। इंस्पेक्टर जब उस बुक को पढ़ रहा होता है तो सारे राज खुलते हैं कि आखिर उस दिन असलियत में हुआ क्या था। उस दिन रिशु सामान लेने बाजार चला गया था, लेकिन सामान लेकर घर जल्दी वापस आ जाता है। वो देखता है कि नील वहाँ पर मौजूद होता है, जिससे कि रानी बात कर रही थी। रानी उसे बताती है कि ये ज़बरदस्ती उसे परेशान कर रहा था। तब नील उल्टी सीधी बातें करने लगता है और रानी को गलत चीज़ें बोलने लगता है। नील रिशु से कहता है कि उसके पास रानी की बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। वो उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हर जगह फैला देगा। इस बात पर रिशु को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है, पर नील उस पर भारी पड़ता है और वो रिशु को गला दबाकर मारने लगता है। तभी रानी उस नील के सर पर उसी मीट के टुकड़े से हमला कर देती है। मीट का टुकड़ा काफ़ी भारी होता है, जिसकी वजह से नील वहीं पर मर जाता है। अब दोनों एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन रिशु ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इसकी मौत की वजह से जेल में नहीं आ जाओगी। तब उसके दिमाग में दिनेश पंडित के नॉवल का एक हिस्सा याद आता है। वो रानी से कहता है कि वो जैसा कह रहा है वैसा करे। रिशु नील के कपड़े उतार कर खुद ही पहन लेता है और उसका हाथ काट डालता है, और वो कैसे भी करके अपना भी हाथ काट लेता है और हाथ को नील के पास रख देता है। रानी आज तक अपने घर का कोई काम नहीं करती, पर आज वो खून को साफ करने के लिए पोछा लगा रही थी। अब रिशु रानी को नॉर्मली मार्केट जाने को कहता है। रानी वैसे ही बाहर जाकर सेम करती है जो हमें दिखाया गया था। वो जिस मटन के टुकड़े से उसे नील को मारी थी, वो उसके टुकड़े करवा करके मार्केट से ले आई थी और वही टुकड़े को कुत्तों को खिला देती है। और इस तरह कोई भी मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिलता है। अब वहीं अंदर रिशु गैस खोल देता है और वहां आग लगाकर पीछे के रास्ते नदी में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद वहां धमाका हो जाता है और रानी वैसे ही अंदर जाती है। तब इंस्पेक्टर को समझ आता है कि यहाँ पर रिशु का नहीं, नील का मर्डर हुआ था और रानी को बचाने के लिए रिशु ने अपना हाथ सैक्रिफाइस कर दिया था, ताकि ये लगे कि वहाँ वो मरा है, नील नहीं। रिशु वहाँ से तैरने लग जाता है, लेकिन उसका हाथ कटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था, इसलिए वो नदी में बेहोश होकर के गिर जाता है, तैर नहीं पाता और हमें लगता है कि रिशु डूब गया है और मर गया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही थी। उसके पीछे हम रिशु को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि रिशु नदी में डूबा नहीं था, वो नदी से निकलने में कामयाब हो गया था। अब रिशु रानी का हाथ पकड़ता है और उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।